साल की गर्मी से तो हर कोई परेशान था। ऐसे ही तपती गर्मी में मोहन दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर आता है। तभी उसकी पत्नी सुधा उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे पीने के लिए देती है। अरे सुधा, इस गर्मी में तो काम करने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गर्मा गर्म पानी मेरे पूरे शरीर पर डाल रहा हो। बहुत दुखी हो गया हूँ मैं इस गर्मी से। अब क्या करें, हम गरीब लोगों के नसीब में तो ऐसा ही है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें हर मौसम में परेशान होना पड़ता है। ये सब छोड़िए, आप पानी लीजिए। पानी इतना गर्म है कि प्यास ही नहीं बुझ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में पानी की कमी हो गई है। सुधा, रहने दो, तुम भी तो थक गई होगी ना। तुम्हारे भी हाथ दुख रहे होंगे हवा करते करते। अरे नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा मेहनत तो आप करते हैं। आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। उसके बाद आपके आराम से हाथ पैर दबा दूंगी। सुधा, सोनू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी रात को कहाँ गया है आखिर वो? आपको तो पता ही है ना कि कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। इस साल सोनू को भी बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए तो मैं उसे पड़ोस में जो आंटी है ना, उनके घर छोड़ के आई हूँ। उनके घर में पंखा लगा हुआ है, थोड़ी देर हवा में रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगली सुबह मोहन अपने भाई विजय को फोन करता है, जो कि शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। विजय और मोहन दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम भाव था। और बता विजय, सब ठीक है ना घर पर? हाँ भैया, सब ठीक है। आप बताइए, कैसी कट रही है आपकी गर्मी? अरे मेरे भाई, अब क्या ही बताऊं तुझे। ऐसा लग रहा है जैसे ये गर्मी तो हम गरीबों को मार ही डालेगी। तुझे तो पता ही है कि जैसे तैसे करके दिहाड़ी मजदूर अपना घर परिवार का गुजरा बसर करते हैं। इतनी तपती हुई गर्मी में मजदूरी करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं तो। भैया, आप परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना। आप एक काम कीजिए, भाभी और सोनू को लेकर शहर आ जाइए। और भैया, वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने वाली है स्कूल की, तो आप एक काम कीजिए, इन गर्मियों में ना आप हमारे साथ रहिए और मिलकर सब एंजॉय करेंगे। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से तू क्यों परेशान होता है? हमें बुलाकर तेरा भी तो खर्चा बढ़ जाएगा ना मेरे भाई। भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अपने भविष्य को बिगाड़ दिया, मजदूरी की, क्या कुछ नहीं किया। एक समय का भोजन करते थे आप और मुझे भरपेट खाना खिलाते थे। और आज जो कुछ भी मैं हूँ ना, वो सब आपके कारण है भैया। पर तुझे इस तरह की तरक्की करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी तरक्की जिस दिन होगी ना, तब मैं भी तुझे अपने घर बुलाऊंगा। हाँ तो भैया, दिक्कत किस बात की है? मैं आपकी भाभी और सोनू की तीनों की टिकट बुक कर देता हूँ और पैसे अकाउंट में डाल देता हूँ। आपको ना शहर आना है। विजय मोहन को बहुत फोर्स करने लगता है, इसीलिए मोहन अपने परिवार को लेकर ट्रेन से शहर आ जाता है। शहर आने के बाद मोहन विजय के घर का दरवाजा खटखटाता है। पापा मम्मी देखो, दरवाजे पे ना कोई भिखारी आया है। लगता है इनको कुछ चाहिए। प्रिया की आवाज सुनकर विजय और उसकी पत्नी लक्ष्मी वहां आ जाते हैं। प्रिया, ये क्या बात हुई? इज्जत से बात करो, तुम्हारे बड़े पापा बड़ी मम्मी है, जो के आशीर्वाद लो इनसे। वैसे सही तो कहा है मेरी बेटी ने, किसी भिखारी से कम थोड़ी ना लग रहे हैं। ये लोग ऐसा लग रहे हैं जैसे किसी जंगल से उठ कर आए हैं। हे भगवान, इन्हें तो रिश्तेदार कहने में भी शर्म आती है। मुझे अब पता नहीं कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे ये लोग। ऐसे ही दोपहर के समय सोनू किचन में जाता है और फ्रिज खोलकर फ्रिज को अच्छी तरह से निहार रहा होता है। अरे ये फ्रिज कितना सुंदर है, पहली बार देख रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर। अरे इसके अंदर तो चॉकलेट, आइसक्रीम भी है। इतना बोलकर सोनू चॉकलेट निकालकर चॉकलेट खाने लगता है। तभी वहाँ प्रिया और उसकी माँ आ जाती हैं और वह सोनू से चॉकलेट छीन लेती हैं और बोलती हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी भी रिश्तेदार के घर जब जाते हैं तब किसी भी सामान को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते हैं। चाची, वो ना मैंने कभी चॉकलेट नहीं खाई है, तो क्या आप मुझे चॉकलेट खाने के लिए दे सकती हो? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये चॉकलेट तो मेरी बेटी के लिए है। और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों को चॉकलेट खाने की जरूरत ही क्या है? तुम लोग नमक रोटी खा लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। और वैसे भी बार बार फ्रिज को खोलकर मेरा फ्रिज खराब मत करो तुम। लक्ष्मी के ताने भरी बातें सुधा सुन लेती है।
सुधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी लक्ष्मी को कुछ नहीं कह पाती है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। सुधा के दिमाग में बार बार यही सब चल रहा था। तभी वहाँ मोहन आता है और मोहन सुधा से कहता है, क्या बात है सुधा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सुनिए जी, अपने घर चलते हैं ना। अपना घर जैसा भी है अपना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वजह से इन्हें परेशानी हो रही है। अरे नहीं सुधा, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। विजय और उसका परिवार बहुत अच्छा है। देख नहीं रहे हो कितने अच्छे तरीके से हमारी खातिरदारी कर रहे हैं वो सभी लोग। मोहन की बातें सुनकर सुधा चुप हो जाती है और वह मोहन को कुछ नहीं कह पाती है। ऐसे ही रात को विजय मोहन के पास आता है और उसके कमरे का गेट लॉक करते हुए कहता है, भैया आप लोग यहाँ जब तक हो ना तब तक आपको एसी में ही रहना है। किसी भी चीज की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे बताइए आकर। अरे विजय, हम तो पंखे में भी नहीं सोते, फिर एसी में सोना हमारे बस की बात नहीं है। तब तक हम यहाँ हैं, तब तक हम ऐसे ही बाहर सो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे अगर हम एसी में सो गए तो? इसलिए तुम एक काम करो, पंखा ही चला दो, हम उसी से काम चला लेंगे। ऐसे कैसे भैया? जब तक आप अपने भाई के यहाँ हो ना, आपका भाई आपको कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा। और दूसरी बात, जब गांव जाओगे ना तो मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा ताकि आप ना वहाँ मकान ना बढ़िया सा बनवा लो और वहाँ बिजली और बाकी की सुविधा वो भी हो जाए। लक्ष्मी चोरी चोरी विजय की सारी बातें सुन रही होती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद विजय और लक्ष्मी दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मी विजय पर गुस्सा होती है और बोलती है, एक बात बताओ, कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं उमड़ रहा है तुम्हें अपने भैया के ऊपर? अरे इतना दिखावा करने की जरूरत क्या है? एक काम करो ना, अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने भैया के नाम ही कर दो। अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी ना अपने भैया के नाम कर दूं ना तो भी उनका एहसान चुका नहीं पाऊंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरा है? ये सब मेरे भाई की देन है। अगर मेरा भाई नहीं होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होता। शायद मैं भी ना उनकी तरह किसी दिहाड़ी पर मजदूरी कर रहा होता और मेरे साथ साथ गर्मी में गरीबी तुम लोगों को भी काटनी पड़ती। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर ऐसा क्या किया है तुम्हारे भैया ने जिसका एहसान तुम अब तक मान रहे हो? तुम्हें पता है बचपन में हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए। उस वक्त मेरे भैया ने मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। सबने मना किया, सबने कहा तू बहुत होशियार है, तू अपने आप पे ध्यान दे, इसको छोड़ दे, तेरा भाई है, छोड़ दे इसे, ये अपना खुद का देख लेगा कुछ भी। लेकिन मेरे भैया ने सबके खिलाफ जाकर मुझे पढ़ाया, लिखाया, मजदूरी की। और तुम्हें पता है हमारे घर में ना मुझे ना 3 टाइम का खाना मिलता था, जबकि मेरा भाई वो बस 1 टाइम का भी खाना बहुत मुश्किल से खा पाता था, क्योंकि वो अपने हिस्से का खाना भी मुझे दे दिया करता था। तुम ये सब नहीं समझ सकती। तुमने मेरे भाई को देखा है, उसके फटे हुए कपड़े देखे, लेकिन उसके उन निशानों को नहीं देखा जो मेरे लिए उन्होंने सहा है अपने ऊपर। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी क्या, मैं 1000 प्रॉपर्टी भी अपने भाई के नाम कर दूंगा। विजय की बातें सुनने के बाद लक्ष्मी का सर शर्म से झुक जाता है और अब से लक्ष्मी का रवैया मोहन और उसके परिवार के लिए पूरे तरीके से बदल जाता है। ऐसे ही अगली सुबह मोहन लक्ष्मी और उसके पूरे परिवार के लिए ठंडा मैंगो शेक बनाती है और उनको बोलती है, ये लीजिए भैया मैंगो शेक, ठंडा है, पीने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। भाभी आप भी लो ना, सोनू बेटा तुम भी लो। जब तक यहाँ आप लोग हैं तब तक आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, जल्द ही मैं और सोनू के चाचा गांव वाले घर को बनवाने का सोच रहे हैं, ताकि हम भी अपनी गर्मियों की छुट्टी में गांव आया करें। यह तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। और विजय, ये भगवान करे कि तुम्हारा परिवार हमेशा साथ रहे। इस तरह देखते ही देखते मोहन की गर्मियों की छुट्टियां उसके भाई के घर बीत जाती हैं और फिर मोहन अपने परिवार के साथ वापस से गांव आ जाता है। गांव आने के बाद विजय और लक्ष्मी कुछ दिन के लिए उनके साथ गांव आते हैं। कोकिला बहुत ही शांत स्वभाव की थी और वह हर वक्त राम नाम जपती रहा करती थी। लेकिन वही कोकिला ने कुछ ही महीने पहले अपने बेटे विकास की शादी की थी और कोकिला अपने बहू में जो गुण ढूंढ रही थी वो उसमें बिल्कुल भी नहीं थे।
माँ ये गलती से गिर गया, क्या करूँ अब? शीला मुझे बिना बात ही सुनाएगी। तो जा बेटा, मैं साफ कर दूंगी। आपको दिख नहीं रहा है सुबह से घर में कितना काम होता है, लेकिन आप है कि उन कामों को बढ़ाने पे लगे हुए हो। कभी आपने मेरा काम करने का सोचा है? अरे वो तो मैं चाय का कप किचन में रखने आ रहा था, तभी वो मेरे हाथों से छूट गई और देखो ना क्या हो गया। मैं तो तुम जैसे आलसी कामचोर इंसान से शादी करके ही पछता रही हूँ। अरे बहू शांत रहा कर। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, जब मैं ये साफ कर ही रही हूँ तो। माँ जी, इन्हें आपके लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। अगर मेरी ऐसी औलाद हो जाए ना तो मैं उसे मार मार के सुधार दूँ। बहू शांत हो जा। ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतना चिल्ला रही है तू? कोकिला बहुत ही शांत रहती थी और वो अपने परिवार में भी शांति चाहती थी, लेकिन कोकिला की बहू शीला की आदत थी कि उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था, जिसके बाद वो अपना आपा खो दिया करती थी। और कभी कभी तो वो किसी बात को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती थी कि उसकी इमोशनल कैरेक्टर को रोकना मुश्किल हो जाता था। अरे कोकिला, कहाँ है तू? मोहल्ले में मातम का माहौल छाया हुआ है। अरे कांता की सांस नहीं रही अब। क्या बात कर रही हो चंपा काकी? ये सुनकर तो बहुत बुरा लगा। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या राम राम जप रही हो? वहाँ आपकी जानने वाली सुजाता काकी का राम नाम सत्य हो गया। तू चल, मैं अभी आती हूँ राम नाम जप पूरा करके। अरे अरे रुकिए चंपा काकी, मैं अभी चलती हूँ। सुजाता काकी की शोक सभा में मुझे भी उनसे बड़ा ही लगाव था। बहू सुन, रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगी। कोकिला हाथों में माला लिए राम नाम जपते हुए उसे फेर रही होती है और इतने में उसकी बहू शीला उसकी बातों का सुना करके सुजाता, जो उसकी पड़ोसन थी, उसके शोक सभा में शामिल हो जाती है। अब वहाँ पहुंचकर शीला सबके साथ रोने लगती है। अरे सुजाता काकी, आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती हैं। हम सबका आपके बिना क्या होगा? आपके बच्चे आपके बिना कैसे जी पाएंगे? और तो और वो पान वाला, उसका क्या, जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा था, आज तो उसने भी दुकान नहीं खोली। आपके मरने की खबर सुनकर हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? अब इसे कैसे शांत करवाऊं? कितना ड्रामा कर रही है, एकदम ड्रामे पर उतर आई है ये। रो तो ऐसी रही है जैसे सच में इसकी सास मर गई हो। अरे कोकिला, ये क्या बोले जा रही है? पान वाले से चक्कर? इसे यहाँ से लेकर जा, वरना यहाँ से एक नहीं 2 लाशें उठेंगी। तो तुझे क्या जरूरत थी इसे ये सब बताने की? तू जानती है ना, जब इमोशनल होती है तो जो ना भी बोलना हो वो सब बक देती है। अरे मुझे क्या पता था, ये ऐसे मौके को भी नहीं छोड़ती। अब इसे शांत करवा और ले जा यहाँ से। अब कोकिला जैसे तैसे अपनी बहू को उस शोक सभा से घर लेकर आती है। अभी भी शीला सिसक सिसक कर रो रही थी। तेरा ड्रामा हो गया हो तो जाकर नहा ले, उसके बाद किसी काम में हाथ लगाना। माँ जी, मुझसे कोई काम नहीं होगा। कितनी अच्छी भली थी सुजाता काकी, परसों ही मुझे देखकर कह रही थी शादी को काफी समय हो गया है, मैं अपने पोता पोती का मुंह कब देखूंगी। बेचारी काकी ने मुझसे कितनी ही आस लगाई थी, लेकिन मैंने उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की। अरे बस कर बहू, बिना मतलब रोए जा रही है उस सुजाता के लिए। अरे सबको एक दिन जाना है, तुझे भी और मुझे भी, हम सबको। चुप कर और शांति बनाए रख। रो रो कर पूरा घर सर पर उठा रखा है। माँ जी, हो गई मैं चुप। इतना रोना तो पड़ता ही है। आप तो मुझ पर बिना बात ही गुस्सा कर रही हो। शीला इमोशनल होने पर भी खुद को रोक नहीं पाती थी, और जब उसे गुस्सा आता तो वो चुप ही नहीं होती थी। ऐसे में कोकिला, जो शांत रहना पसंद करती थी, उसकी शांति भंग हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों का बॉल शीला के हॉल में चला जाता है। अरे कोई घर पर है क्या? अरे मेरी बॉल चली गई। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? ओए फूले गुब्बारे, यहाँ क्या लेने आया है? और तू अंदर कैसे घुस गया? पैरों में देख कितनी मिट्टी लगी है तेरे। अरे ओ आंटी, मेरी बॉल मुझे वापस दे दो, वही लेने आया हूँ मैं, और आपकी कोई बात नहीं सुननी मुझे। तेरी तो मोटे मुझे आंटी बोलेगा? कमसीन जवान लड़की को आंटी बोलेगा तू? कोकिला दादी
अरे देखो आपकी बहू मुझे मार रही है। ए कोकिला दादी, अरे बचा लो मुझे। अरे बच्चे की जान ले लेगी ये। अरे अरे मार देगी मुझे। अरे मेरी दादी चंपा का क्या होगा? अरे वो बेचारी किसको पोता पोता करके अरे बिस्किट खिलाएगी, अरे चॉकलेट खिलाएगी। बहू क्यों परेशान कर रही है तू बच्चों को? और अगर गलती से उसका बॉल अंदर आ गया है तो इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? बच्चा है, उन्हें बॉल दे दे, चले जाएंगे यहाँ से। माँ जी, इस मोटे के मगरमच्छ वाले आंसू पर मत जाइए आप। इसका ये रोना धोना ना सब नाटक है। एक नंबर का नौटंकी है ये मोटा। कोकिला अपनी बहू की एक बात नहीं सुनती और वो गोलू को उसका बॉल निकाल कर दे देती है। गोलू भी बॉल पाकर बहुत खुश हो जाता है। अब गोलू जाने लगता है तो शीला गोलू को चिढ़ाते हुए बोलती है, मोटे अब दोबारा आया ना तो यही बॉल तेरे सर पर फेंक कर मारूंगी, समझा? बहू शांत रहे, वो बच्चा है। अब तू क्या बच्चों से भी ऐसी लड़ेगी? इस उम्र में तुझ पर ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। माँ जी, उस मोटे ने मुझे पता है क्या कहा? उसने मुझे आंटी कहा। अरे वो चंपा का पोता है, जैसे उससे तू बात करेगी वो भी तुझसे वैसे ही बात करेगा। कोकिला अपनी बहू को समझाती रहती है लेकिन शीला अपना मुंह तक बंद नहीं करती जब तक गोलू रोने नहीं लगता। अब चंपा भी कोकिला को उसकी बहू की हरकतों पर सुनाकर जाती है। कोकिला इन सब से परेशान हो चुकी थी लेकिन अब वो भी क्या करती, अपनी बहू को समझा देती और वो समझती ही नहीं थी। एक रोज चंपा, शीला और कोकिला साथ में बाजार जाते हैं। बहुत जल्दी चल, सब्जी लेने में ही इतना समय लग गया है कि अब शाम हो चुकी है। घर पहुंचते हुए अंधेरा हो जाएगा। माँ जी देखिए, किसी की शादी होने जा रही है। अरे माँ जी, इन्होंने तो नागिन धुन बजा दिया। अब मैं अपने आप को कैसे रोकूं? अरे बहू, लेकिन सुन तो, कहाँ जा रही है? हमें घर जाना है। तेरी बहू बिल्कुल शांत नहीं है। भगवान ने भी कहाँ ऐसी बहू घर भेज दी। राम रे राम, देख तो कोकिला कैसी नागिन की तरह नाच रही है। अब मैं क्या करूं इस औरत का? जितनी बार भी मैं इसे शांत होने को कहती हूँ, ये उतनी ही ज्यादा अशांति फैला देती है। अरे मैं तो कहती हूँ इसे कहीं आने जाने ही नहीं दिया कर, वरना किसी दिन ये तुझे बुरा फंसाएगी। आज मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी, बस बहुत हो गया। चल चंपा, हम घर चलते हैं। इसका जब नाच खत्म होगा तब वो खुद आ जाएगी। कोकिला गुस्से में अपनी बहू को अनजानी बारात में नाचता हुआ छोड़ाती है और घर आकर भगवान के पास राम नाम जाप करने बैठ जाती है। इधर बारात आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी सास और पड़ोसन चंपा काकी वहाँ है ही नहीं। लगता है माँ जी घर चलेगी, मुझे अकेला छोड़ गई। मुझे कैसे भी करके जल्दी से घर पहुँचना होगा। मैं भी कितनी पागल हूँ, माँ जी की एक बात नहीं मानती हूँ। देखो तो रात हो चुकी है और ये दो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। भाग शीला भाग, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। अब जैसे तैसे शीला घर पहुंचती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है और अपनी सास से माफी भी मांगती है। इस इंसिडेंट के बाद शीला कितनी घबराई होती है कि वो दोबारा कभी अपनी सास की बात ना मानने की गलती नहीं करती। मधु को चाय का बिल्कुल भी शौक नहीं था, ना ही उसे चाय पीना पसंद था। लेकिन जहाँ मधु को चाय के नाम से भी गुस्सा आता था, वहीं उसके पति नीरज को चाय का बड़ा ही शौक था। अगर उसे कोई भी दिन में 10 बार चाय पीने को दे तो वो मना नहीं करता था। एक दिन देर रात उसका दोस्त हरीश उसकी बाइक देने के लिए उसके घर आता है। और भाई कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भाई, तू बता तू कैसा है? हो गया तेरा काम? इसके लिए मेरी बाइक ले गया था तू? हाँ भाई हो गया, तभी तो इतनी रात को तेरी बाइक वापस करने के लिए आया हूँ। हमारे मोहल्ले में चोरी बहुत होती है, पता चले तेरी बाइक गायब हो जाए, इसलिए सोचा वापस ही कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा दिल इतना छोटा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तुझे अपनी बाइक देता ही क्यों? मुझे पता है भाई, तभी तो इतने दोस्त होने के बाद भी मैंने तुझसे बाइक मांगी थी, क्योंकि मुझे ना यकीन था कि तू मुझे ना कभी मना नहीं करेगा। क्या बात है, आज मेरी इतनी तारीफ, दिल खुश हो गया सुनकर। इसी बात पर एक कप चाय हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। नीरज मधु को आवाज देने वाला ही होता है, तभी मधु हाथों में पानी का जग लेकर वहाँ आती है। बेबी मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आप जब रूम में आना तो हॉल की लाइट ऑफ करते आना। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए भैया आप कैसे हो? बस भाभी जैसी तैसी कट रही है।
बेबी, हरीश कई दिनों बाद घर आया है। अगर ये बिना चाय पिए चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अब दोबारा से किचन में जाऊं और चाय बनाऊं? घड़ी देखिए आपने, रात के 12 बज रहे हैं। बेबी, सिटी में तो 12 बजना आम बात है। तो क्या करूं? कुछ नहीं, तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं खुद ही चाय बना लूंगा। जैसी आपकी मर्जी, मैं चली सोने। एक तरफ मधु अपने कमरे में चली जाती है और दूसरी तरफ नीरज अपने दोस्त को लेकर किचन में जाता है और चाय बनाने लगता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और सारी चाय गैस पर गिर जाती है। वो तेरी चाय गिर गई गैस पर। वो अभी पूरा किचन साफ करके गई थी। अगर उसने ऐसा गंदा किचन देख लिया ना तो मेरी तो जान ही निकाल लेगी वो। यार अब ना तू किचन बाद में साफ कर लियो, चल अभी बैठकर चाय पीते हैं। अच्छा ठीक है भाई, चल, नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। नीरज और हरीश अपनी चाय लेकर हॉल में आ जाते हैं और बैठकर पीने लगते हैं। कुछ देर बाद हरीश वहाँ से चला जाता है और नीरज रूम में जाने की जगह सोफे पर ही सो जाता है। अगले दिन मधु तैयार होकर किचन में जाती है और देखती है कि पूरा किचन फैला हुआ होता है और चाय गिरने की वजह से स्लिप पर चींटियां लग रही होती हैं। वो जोर से नीरज को आवाज लगाती है। नीरज जी, कहाँ हो? जल्दी से किचन में आइए आप। क्या हुआ? सुबह सुबह इतने प्यार से मेरा नाम क्यों पुकार रही हो तुम? आपने ये कल रात में क्या किया? आप काम कम नहीं कर सकते हैं तो बढ़ाते क्यों हो? मैंने क्या किया? अब मुझे ना गुस्सा आ रहा है। आपकी माँ आने वाली है, मैं उनके लिए खाना बनाऊं या इन चींटियों की सफाई करूं? अगर चाय भी गिर गई ना तो उसे साफ नहीं कर सकते थे। कम से कम ये चींटियों का मेला तो नहीं लगता। बेबी, मैं साफ करने ही जा रहा था, फिर हरीश ने रोक लिया और मैं उससे बात करने लगा। फिर मैं भूल ही गया कि मुझे ये सब कुछ साफ भी करना था। सॉरी। मुझे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, मैं नहा धो चुकी हूँ। अब ये किचन आप ही साफ करोगे। और हाँ, थोड़ा जल्दी करिए, मुझे अपनी माँ के लिए खाना भी बनाना है। मधु आराम से हॉल में जाकर बैठ जाती है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। तब तक उसकी सास आशा वहाँ आती है, जिसे देखते ही उसकी सांस अटक जाती है। माँ जी आप? नहीं नहीं, मेरा भूत। क्या बोल रही हैं आप माँ जी? तो और क्या बोलूं? मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे ही पूछ रही है। माँ जी आप? खैर ये सब छोड़, नीरज कहाँ है? बुला उसे। माँ जी वो नहा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जब वो आएगा तब तू उसे मेरे कमरे में भेज दियो, मैं भी तब तक नहा लेती हूँ। हंस तो मैं बाल बाल बच गई। आशा कमरे में जा ही रही होती है कि तभी नीरज किचन का कपड़ा लेकर बाहर आता है। बेबी, इस कपड़े को कहाँ रखना है? मैंने सारा किचन चमका दिया है, अब तुम खाना बना सकती हो। नीरज, तू किचन में था? हाँ, वो तो मैं किचन की सफाई कर रहा था। बहुत चींटियां लग रही थी ना किचन में। अच्छा, तो तू किचन की सफाई कर रहा था और ये महारानी आराम फरमा रही थी। मेरे ना रहने पर तो मेरे बेटे से घर का काम करवाती है। भगवान ही जाने तेरी जैसी नालायक पत्नी क्यों लिख दी मेरे बेटे के किस्मत में। सही कहा माँ जी आपने। भगवान ही जाने कि उन्होंने रात को चाय पीने वाला सुहाग मेरी किस्मत में क्यों लिख दिया। मधु अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी साली रेनू उसके घर आती है। रेनू को भी नीरज की तरह रात में जगने की आदत थी। एक दिन देर रात नीरज अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि किचन की लाइट जल रही होती है। तो वो किचन में जाता है और रेनू को स्लिप पर बैठे फोन चलाते हुए चाय पीते हुए देखता है। ये तो बहुत गलत बात है। साली साहिबा जी, अकेले अकेले चाय का स्वाद लिया जा रहा है। अरे जीजू, आप आइए ना। वो क्या है ना, मुझे रात में देर तक जागने की आदत है। कॉफी पीती तो नींद भाग जाती, इसलिए मैंने चाय बना ली। लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। बस मुझे रात में जागने के साथ साथ चाय पीना भी बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हारी दीदी को मेरी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीजू, दीदी का छोड़िए ना, उनका तो ऐसा ही मुंह बनता रहता है हमेशा। जिसको मिलता है उसे उसकी कदर नहीं होती। मैं तो बिल्कुल आपकी तरह पति चाहती हूँ, जो मेरे साथ रात में जागे और ढेर सारी बातें करे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। चाहता तो मैं भी ऐसी वाइफ था, जो मेरे साथ रात को चाय पिए और मुझसे ढेर सारी बातें करे। लगता है मैंने जल्दी जल्दी में गलत लड़की से शादी कर ली। कोई बात नहीं, बीवी ना सही तो क्या हुआ, साली तो साथ पी ही सकती है। साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नीरज और रेनू की बातें किचन के बाहर खड़ी मधु सुन रही होती है। रेनू को अपने पति के इतने करीब देखकर मधु को बहुत जलन होती है
और वो रेनू को कुछ दिनों में ही अपने घर वापस भिजवा देती है और नीरज को स्ट्रिक्ट तरीके से चाय पीने के लिए मना करती है। दिन बीतते हैं। एक दिन नीरज खाना खाकर सोफे पर बैठा जाता है, तभी मधु वहाँ आती है। आप फिर खाना खाकर बैठ गए? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि रात को खाना खाकर थोड़ा घूम लिया करो, लेकिन मेरी सुनते ही कहाँ हो आप। यार मेरा काम ही है घूमने का। मैं पूरे दिन ट्रैवल करके थक जाता हूँ, तो मेरा तो रात को घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उस घूमने में और खाना खाकर घूमने में बहुत फर्क है। अभी जाइए घूमने के लिए, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। मधु जबरदस्ती नीरज को घूमने के लिए भेज देती है। नीरज घूमकर घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक चाय वाली दुकान पर जाती है, जो कि उसकी गली के नुक्कड़ पर ही थी, जहाँ एक सुंदर सी निशा नाम की लड़की चाय बना रही होती है। नीरज उसके पास जाता है और कहता है, आप इतनी रात को चाय का स्टॉल लगाकर क्यों खड़ी हैं? आपको पता है ना कि आजकल का माहौल कितना ज्यादा खराब है। जानती हूँ, लेकिन पैसे कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं दिन में जॉब करती हूँ और रात में चाय का स्टॉल लगाती हूँ, ताकि अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकूँ। मैंने आपको पहली बार देखा है यहाँ पर। लगता है आज आप पहली बार रात में घूमने निकले हैं, इसीलिए आपको पता नहीं है, वरना आसपास के सभी मोहल्ले वालों को मेरे चाय स्टॉल के बारे में पता है। बताइए, मेरी मनपसंद चीज मेरे पास थी और मुझे पता ही नहीं था। अब तो मेरा रात में चाय पीने का शौक बिना किसी की मेहनत के पूरा हो जाया करेगा। मुझे बस अपनी बीवी की चिक चिक से भी छुटकारा मिल जाएगा। उसकी मुझे एक भी बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से मैं आपका परमानेंट कस्टमर हूँ। मैं रोज रात को आकर आपके यहाँ पर चाय पिया करूँगा। नीरज निशा से एक कप चाय लेता है और उसे पीकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है और अगले दिन से वो बिना कहे ही घूमने जाना शुरू कर देता है। मधु को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो उसका पीछा करती है और उसे रंगे हाथों चाय के स्टॉल पर पकड़ लेती है। निशा के साथ उसे हंसकर बातें करते देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। जलन ज्यादा हो गई है तो घर चलकर ठंडा पानी पी ले बहू। माँ जी, आप देख रही हैं ये चाय पीने के बहाने क्या कर रहे हैं? ये बहाना तूने ही दिया है। अगर तू उसके साथ चाय पीती, उससे बात करती, तो वो कहीं और क्यों जाता। आशा की बात मधु के समझ में आ जाती है और अगले दिन वो खुद नीरज के साथ बैठकर चाय पीना शुरू कर देती है। इससे नीरज का बाहर जाना भी छूट जाता है और उसका रात में अपनी बीवी के साथ चाय पीने का शौक भी पूरा हो जाता है। शोभना अपने बेटे, बहू और 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। शोभना की 4 बेटियां थी, जिसमें से 2 की शादी हो चुकी थी और 2 बेटियां अभी तक कुंवारी थी। वहीं शोभना के बेटे अजय की भी शादी हो चुकी थी। अजय की शादी को अभी बस साल भर ही हुआ था। सभी हंसी खुशी रहा करते थे। एक रोज चमेली काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। बहू तू ठीक तो है ना? अरे किरण, सीमा, जल्दी यहाँ आओ। भाभी आप ठीक तो हैं? क्या हुआ भाभी को? अभी तो ठीक थी। तभी शोभना डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भी आकर शोभना को बताता है कि चमेली को किसी कमजोरी की वजह से चक्कर नहीं आया है, बल्कि वो माँ बनने वाली है। क्या मतलब? मैं दादी बनने वाली हूँ? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे किरण, सीमा, तुम दोनों बुआ बनने वाली हो। बहू, कितनी बड़ी खुशी दी है आज तूने मुझे। हाँ हाँ भाभी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। अब तो बहू का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे जो काम होगा मैं कर लूंगी। शोभना दादी बनने की खबर से बहुत खुश होती है, लेकिन वो अपनी बहू का ख्याल भी रखती है। देर शाम किचन में शोभना हलवा बना रही होती है, तभी वहाँ पर किरण का आना होता है। अरे वाह माँ, आपको कैसे पता मुझे हलवा खाने का मन था? वैसे किसी ने सच ही कहा है कि माँ का दिल सच्चा होता है और माँ न समय लगेगा हलवा बनने में। बस हो ही गया। तू बाहर जाकर देख बहू कहाँ है और क्या कर रही है। क्यों, भाभी को नहीं देना क्या ये हलवा? अरे थोड़ा सा दे देते हैं ना माँ, वो ऐसी हालत में है, आप तो जानती है ना, उनसे ये सब छुपाना अच्छा नहीं है। ये सारा का सारा हलवा उसके लिए ही है। तेरे लिए मैंने कोई हलवा नहीं बनाया है। क्या? ये भाभी के लिए बनाया है आपने? लेकिन आप तो जानती है ना मुझे कितना पसंद है ये। तो खुद बना
और सुन, बहू को कह दे हॉल में आकर बैठे, मैं उसके लिए हलवा ला रही हूँ। ये ले, जितनी भी बची है कढ़ाई में वो पोंछ कर तू खा ले। अब इसमें बचा ही क्या है, ये भी अपनी बहू को खिलाती ना। अब मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है माँ कि आप मुझसे ज्यादा भाभी पर ध्यान दे रही है। अब किरण हॉल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ भाभी चमेली को अपने हाथों से हलवा खिला रही थी। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जाकर पानी ले आ बहू के लिए। इन लोगों ने तो मुझे नौकर ही समझ लिया है। और भाभी को देखो कितनी जल्दी बदल गई। और माँ तो अब जैसे मेरी सौतेली माँ है वैसे व्यवहार कर रही है। नहीं, मैं बुआ बनने के लिए जितनी खुश हूँ उससे ज्यादा तो मुझे इस बात का दुख है कि जो बच्चा भी इस दुनिया में आया भी नहीं उसके नाम से ही सब बदल गए। वो आया तो मैं हर समय नौकर ही बनकर रह जाऊंगी। अब किरण अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। बगल में सीमा टीवी देख रही होती है। अरे क्या हुआ? तूने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे तुझसे किसी ने तेरा राजपाट छीन लिया हो। हाँ सीमा, तू सही कह रही है। हमारा राजपाट ही तो हमसे छिन रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों का यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। तू बातें मत बना और बता हुआ क्या है। कौन सा राजपाट छीन लिया तुझसे? मुझे नहीं पता। माँ को भाभी के लिए कितना प्यार आ रहा है। माँ ने भाभी के लिए मेरी पसंद का हलवा बनाया है लेकिन मुझे ही नहीं दिया। और कढ़ाई में जो बचा कुचा उसे चाटने को कह दिया। वैसे भी तू इसी लायक है। चल अब चुप कर, मुझे मूवी देखने दे। तू फिल्म ही देखती रह। जिस दिन हमारी जिंदगी फिल्म बनेगी ना उस दिन तुझे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे परेशान मत कर। जो दिल में आए वो कर। किरण को अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा था। शोभना भी चमेली को प्यार देने में लगी हुई थी। और तो और किरण घर का काम भी करती थी और अपनी माँ की डांट भी सुन रही थी। किरण यहाँ बैठी फोन क्या चला रही है? जा अपनी भाभी के लिए थोड़ी सी काजू बादाम भून दे और उसे उसके कमरे में दे आ। माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप भाभी के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस है। माँ, बच्चे तो महिमा दीदी और खुशी दीदी के भी हुए हैं ना, लेकिन आज से पहले आपके अंदर उनके लिए इतना प्यार तो नहीं आया। तू कहना क्या चाहती है कि मैं अपनी ही बेटी और बहू में भेदभाव कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल, बल्कि माँ होती है अपनी बेटी को समझने वाली, लेकिन आप सिर्फ भाभी को समझ रही है। दीदी को आप यहाँ बुलाती तक नहीं है, वो खुद आती है तो आप उन्हें कहती है अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है। तुम दोनों भी कल को ससुराल जाओगे तो वहीं के होकर रह जाओगे, इसीलिए मैं तुम दोनों से ये सब कह रही हूँ। तो भला इसमें बुराई ही क्या है? ठीक है माँ, आप साफ साफ कह दीजिए ना, ये मेरा घर नहीं बल्कि भाभी का है। खैर, मैं भाभी के लिए काजू बादाम भून दूं, कहीं उनको कमजोरी न हो जाए। किरण के मन में अपनी ही भाभी को लेकर धीरे धीरे नफरत बढ़ने लगती है और वो अपनी भाभी चमेली से बात करना बंद कर देती है और ढंग से बात भी नहीं करती है। किरण, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लो। माँ जी, आपका खाना लाऊं क्या? जरूरत नहीं भाभी आपके हाथों का खाना खाने की। मुझे इतनी आदत ही कहाँ, माँ ने जो सुबह खाना बनाया था वो खा लूंगी मैं। ये क्या तरीका है अपने भाभी से बात करने का? मैं वो माँ हूँ जो ननद और भाभी का तमाशा नहीं देख सकती। बहू को तो नहीं, लेकिन तुझे घर से जरूर निकाल दूंगी। आगे से ये ड्रामा मैंने देख लिया तो। किरण को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त तो अपनी माँ को कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। अब अगले दिन छत से कपड़े लाने जाने के समय शोभना अपनी बहू किरण से कहती है, बहू, तूने कपड़े लाए क्या छत से? नहीं माँ जी, जा ही रही थी। मुझे याद था कि मुझे कपड़े लाने जाना है, रोज का ही काम है। हाँ, थोड़ा चलना भी हो जाता है, लेकिन तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मैं कपड़े ले आती हूँ। कब से किरण को चाय बनाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। तो माँ जी, आप ही छत से कपड़े उतार लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। अब शोभना छत से कपड़े लाने तो जाती है, लेकिन जैसे ही शोभना कपड़े लेकर आ रही होती है वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। शोभना के सर पर चोट आ जाती है। इधर शोभना की आवाज सुनकर उसकी दोनों बेटियां और बहू वहां पर आ जाती हैं। माँ आपको क्या हुआ? इतना खून? माँ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप आंखें मत बंद कीजिए।
माँ जी रुकिए, मैं अभी बाहर से किसी को बुला कर लाती हूँ। सीमा, तब तक आप माँ जी के सर पर कपड़ा बांध दीजिए। अब आनन फानन में शोभना को पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां शोभना को जल्दी से डॉक्टर खून चढ़ाते हैं और कुछ घंटों के बाद शोभना को होश आता है। इसके बाद शोभना से मिलने किरण और सीमा पहुंचती हैं। माँ आप ठीक तो है ना? ये सब मेरा किया हुआ है। मैं ना सीढ़ियों पर तेल गिराती और ना आप वहाँ जाती, और ये सब नहीं होता फिर। यानी आपने वो तेल भाभी को चोट पहुंचाने के लिए गिराया था? लेकिन क्यों? आप सोच भी नहीं सकती हैं, अगर इससे किसी की जान चली जाती तो आप ईर्ष्या में इतना गिर सकती हो। मुझसे गलती हो गई माँ। मैंने जब देखा कि भाभी को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है तो मुझसे देखा नहीं गया और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माँ आप ठीक है ना? ये जो भी किया है तूने सही नहीं किया है, लेकिन तुझे पछतावा है। मुझे इसी बात की खुशी है। चमेली कहाँ है? माँ भाभी इस हालत में कैसे आती? तो मैंने ही कहा उन्हें कि आप घर पे ही रहिए। तुम दोनों की बड़ी बहनों ने भी मुझे बहू को प्यार देते हुए देखा। बहुत कान भरे तो क्या मैं उसे मार दूं? इकलौता बेटा बहू है मेरे। जितना मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ उतना ही मैं उनसे भी करती हूँ। किरण की एक गलती की वजह से शोभना की जान भी जा सकती थी, लेकिन इस हादसे के बाद वो समझ जाती है जो कुछ उसने किया वो गलत किया। इसके बाद से वो अपनी भाभी का खूब ख्याल रखती है और अपनी माँ को शिकायत का मौका तक नहीं देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।